हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड देन हम प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स में सबसे पहले नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम की जो हमारी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसको बोलते हैं नर्व सेल, उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें नर्वस सिस्टम के पार्ट्स और इनका आगे का जैसे कि डायग्राम वाइज हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले है नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, सिर्फ हमारा दिस वन ब्रेन एंड हमारी पीछे की स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है जो ब्रेन से नर्व अराइज होती है उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एंड सेकंड जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होती है उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। लास्ट वन है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक नर्वस एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो इनको हम एक एक करके डिफाइन करते चलते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा आता है ब्रेन। फर्स्ट वन है ब्रेन। जैसे कि हमें पता है ब्रेन हमें क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड देन सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ब्रेन की जो सबसे ऊपर वाली ये दिख रही है आप लोगों को, ये हार्ड कवरिंग होती है। अपने ब्रेन को टच करो, हार्ड कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और जो ब्रेन की लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं और उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और उन लेयर के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है जिनको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि देखो ये मेंशन भी कर रखा है। फर्स्ट वन इज द कि ब्रेन क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि क्या होता है, फोल्डेड होता है। जो कि फोल्डेड होता है, जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। जैसे कि देखो हमारा ब्रेन है, छोटे से स्कल में ब्रेन है जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो टिश्यू है इसके अंदर वो हाईली फोल्डेड मिलेंगे, यूं फोल्डेड। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, देखो ये क्या है, सारा ये फोल्डेड है, दिख रहे हैं ये फोल्डेड है। ये फोल्डेड क्यों है, देखो ये लिख रखा है हाईली फोल्डेड है। क्यों फोल्डेड होते हैं, बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके इन छोटे से स्पेस में। तो हाईली कॉम्प्लेक्स टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस। सेकेंड, जो ब्रेन की लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं जिनको मेनिंजेस बोला जाता है। इन मेनिंजेस के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, हमें जो हमारी बॉडी है, हमारा स्कल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। किससे, मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। सेकंड, जो ब्रेन है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट कौन सा है, फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन। अब हम एक एक करके कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, देन मिड ब्रेन में कौन से पार्ट आते हैं एंड देन हिंड ब्रेन में कौन से पार्ट आते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको विजिबल है, जो ये ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड देन दिस वन ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और ये आपको ये फ्लावर टाइप दिख रहा है ये, और फिर ये वाला रीजन ये क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और जो नीचे से है ये क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो जो फर्स्ट नर्वस सिस्टम था जिसको बोला गया था फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, उसमें 2 पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड सेकेंड वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डायग्राम में हमें क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक एक पार्ट की तरफ। जैसे कि अगर फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में 2 पार्ट कंसिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेरिब्रम, सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस, देन मिड ब्रेन एंड देन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लंगेटा। कंफ्यूज मत होना, फोर ब्रेन में है सेरिब्रम और हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम। तो ये 2 अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं, जो ऊपर की जो हार्ड कवरिंग है जिसको मैंने क्या बोला गया था, स्कल को और क्या बोलते हैं, क्रेनियम। तो जो हमारी जो हम यहाँ हाथ लगाते हैं हमें जो फील होती है हार्ड कवरिंग, वो क्या है, हमारी क्रेनियम, जिसको क्या बोला जाता है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, स्कल। देन जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सेरिब्रम। आपको ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, सेरिब्रम, आपको डायग्राम से ही विजिबल है। जो सेरिब्रम है वो क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कि ज्यादा हिस्सा कौन कवर कर रहा है, सेरिब्रम। देन हाइपोथैलेमस, ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट अबो क्या है हमारा
हाइपोथैलेमस, दिस वन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अगर अबोव बात करते हैं, उसी रीजन में अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं, वो है मिड ब्रेन। और अगर ये इस एरिया की बात करते हैं, ये आपको दिख रही है ये फ्लावर शेप की, और ये वाली चीज ये क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट। हिंड ब्रेन में भी जो ये वाला पार्ट है, जो पीछे छोटा, जिसको बोलते हैं ना छोटा सिर, छोटा ब्रेन है हमारा, वो क्या होता है, सेरिबेलम। उसके जस्ट अपोजिट क्या है, मेडुला, एंड उसके अबोव क्या है, पोन्स। ये क्या है, हिंड ब्रेन के पार्ट। तो इनके एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं कि सेरिबेलम का क्या है, सेरिब्रम का क्या है, हाइपोथैलेमस का क्या है, मिड ब्रेन क्या काम करता है, पोन्स क्या काम करता है, एंड मेडुला ओब्लोंगेटा क्या काम करता है। तो मूव करते हैं हमारे डिफरेंस के रिगार्डिंग। फर्स्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर मैंने दो बताया है, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। कई बार क्या करते हैं, जैसे अगर हम 11th-12th की बुक देखते हैं, आप 10th के में हो तो आपका उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस चल रहा है, पर अगर हम 11th-12th की बुक देखेंगे तो इसमें एक पार्ट और आता है, इसमें हाइपोथैलेमस को किसके अंडर रखा गया है, डायसेफेलोन के अंडर। तो अगर ये है डायसेफेलोन के पार्ट बना रखे हैं हाइपोथैलेमस, तो हम गलत नहीं बोलेंगे, वो आपकी जो अपर बुक्स होती हैं उनके रिगार्डिंग आपको बात बताया गया है। पर आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ फोर ब्रेन के दो पार्ट बताए गए हैं, फर्स्ट वन इज द सेरिब्रम एंड सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये सारा क्या है, यहां तक ये सारा क्या है, सेरिब्रम। तो क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो कि जिसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं। हम सारे काम क्या करते हैं, सोच के करते हैं। कि कोई काम करने से पहले, या मान लो कुछ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो यूं तो है नहीं अपना ऐसे ही लिखते रहते हो, आप पहले सोचते हो, याद करते हो। तो वो सोचने का और याद करने का काम कौन करता है, हमारे ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, सारे सोच के ही काम करते हैं, यूं तो है नहीं सीधा काम कर देते हैं। तो जो थिंकिंग पावर होती है हमारी, या फिर मेमोरी बोलते हैं कि हाँ हम पिछला याद कर रहे हैं, तो जो थिंकिंग पावर है, हमारी मेमोरी है, वो कौन कौन कंट्रोल करता है, वो करता है सेरिब्रम। हमारी स्पीच है, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं इस टाइम बोल रही हूँ, आप लोगों को समझा रही हूँ, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। मैं भी तो सोच के ही बोल रही हूँ ना, यूँ तो है नहीं जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही हूँ, सोच के थिंक करके बोल रही हूँ। देन लर्निंग, जो मैंने याद किया है, जो मैं याद कर रही हूँ आगे, तो वो भी क्या है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। और इमोशंस, मेनली क्या है, इमोशंस, कि हमें इमोशंस फील होते हैं कि हाँ अभी हम खुश हैं, अभी हम दुखी हो रहे हैं, अभी हमारे अंदर कुछ एंगर का इमोशन आ रहा है, तो ये सारे इमोशंस भी कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। तो देखो सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है, फर्स्ट वन इज द इमोशंस, सेकेंड वन इज द थिंकिंग पावर, थर्ड वन स्पीच जो हम बोल रहे हैं, एंड लास्ट वन इज द लर्निंग, कि हम कैसे याद करते हैं उन चीज़ों को, उन चीज़ों को कौन मेमोराइज कर रहा है। तो ये सब काम कौन करता है, सेरिब्रम। सेकेंड है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जैसे कि हमें नींद आ रही है, सोना है, स्लीपिंग साइकिल। एक होता है ना कि जिस टाइम पे हम जो काम करने लग जाते हैं उसकी आदत हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं 10 बजे सोने की आदत है मुझे, तो मेरे को 10 बजे नींद आने लग जाएगी, ऑटोमेटिक मेरे को क्या होगा, 10 बजे मेरे को नींद आने लग जाएगी, क्या हाँ मेरा सोने का टाइम हो रखा है। तो वो कौन करता है, सेम हाइपोथैलेमस। और सेकंड, मुझे भूख लग रही है, अब जैसे टाइम होता है ना कि मॉर्निंग में खाते हैं, फिर दोपहर को खाते हैं, फिर रात को खाते हैं, तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। देन बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कि हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, ये सब भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम मेनली क्या करता है, थिंकिंग का काम करता है, या लर्निंग का काम करता है, स्पीच का काम करता है, इमोशंस का काम करता है। नेक्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारी हंगर को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लास्ट वन है ब्रीथिंग, लास्ट वन है सॉरी हमारी रेगुलेशन, जो हमारी स्लीप साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जैसे कि मुझे कोई बोल रहा है, मान लो कोई है वो मुझे बोल रहा है, तो मैंने सुना कि हाँ मुझे बोल रहा है, और मैंने सुना और फिर मैंने उसकी तरफ देखा कि हाँ कोई किसी ने बोला, तो मैंने क्या करा, मैंने सुना और फिर मैंने उसको देखा। तो ये दो काम कौन रेगुलेट करता है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, सुनने की पावर यानी हियरिंग की पावर, एंड देन हमारी विजन,
ठीक है, विजन की पावर, यानी मैंने सुना और फिर देखा, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन। देन बात करते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, फोर ब्रेन में आता है सेरिब्रम और हिंड ब्रेन में आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है कि हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। मैं अब आप लोगों के सामने सीधा खड़ी हूँ या आप लोग बैठे हैं, मान लो तो आप सीधा बैठे हो, तो वो पोस्चर कौन मेंटेन कर रहा है कि हाँ वो सिटिंग का पोस्चर है, मैं खड़ी हूँ तो मेरा स्टैंडिंग का पोस्चर है, ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये कर रहा है सेरिबेलम। जैसे क्या होता है, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अल्कोहल पीने के बाद, अपनी जो ड्रिंक होती है वो पीने के बाद उनको होश नहीं रहता है ना, अगर मान लो एक्सेस अमाउंट में अगर वो कंज्यूम करते हैं तो उनको होश नहीं रहता कि वो उनका पोस्चर मेंटेन, उनकी पोस्चर मेंटेन की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। वो क्यों ख़त्म होती है, बिकॉज उस रीज़न, उस कंडीशन में जो सेरिबेलम होता है वो अपनी जो पावर होता है उसको लूज़ कर देता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, सेरिबेलम क्या काम करता है, हमारे पोस्चर को या हमारे बैलेंस को, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। और जैसे अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं, कुछ जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें जो सेरिबेलम की जो पावर होती है वो लूज हो जाती है, ठीक है। देन बात करते हैं पॉन्स के बारे में। ये रेगुलेट करते हैं हमारी ब्रीथिंग को और सेम स्लीपिंग साइकिल को, ठीक है। ब्रीथिंग, यहाँ रेस्पिरेशन लिखा हुआ है तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, इसको करेक्ट कर लेना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीथिंग है। क्या कंट्रोल करता है ये, रेगुलेट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, जस्ट हमारा जो हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो जस्ट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। तो पॉन्स क्या रेगुलेट करता है, जस्ट ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है और सेकेंड हमारा स्लीपिंग साइकिल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। लास्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को जो हमारे इनसाइड द बॉडी चल रही है, हमारे इनसाइड द बॉडी कोई भी एक्टिविटी चल रही है वो कौन रेगुलेट करेगा, मेडुला ओब्लंगेटा। जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हमारी हार्ट बीट हो रही है, मसल्स की एक्टिविटीज़ हो रही है, तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है, मेडुला ओब्लंगेटा। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग जस्ट क्या होता है, नोस्ट्रिल है हमारी, जैसे कि हमारे ये नोस्ट्रिल है, यहाँ से किसका O2 को तो इनहेल कर रहा है और एक्सहेल क्या कर रहा है, CO2। ये किसके अंडर आता है, जस्ट ब्रीथिंग के अंदर। और अगर हम सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं, अगर हम सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अगर सेल्स के अंदर ये सेम चीज हो रही है कि O2 तो क्या जा रही है, अंदर जा रही है और CO2 क्या हो रही है, एक्सहेल हो रही है। अगर सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं तो वो आता है रेस्पिरेशन के अंडर, और अगर खाली नोस्ट्रिल की बात कर रहे हैं तो वो आता है ब्रीथिंग के अंडर। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि ब्रीथिंग क्या है और फिर रेस्पिरेशन क्या है। तो अगर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है तो ब्रीथिंग के अंडर आता है, और अगर किसी सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं, टिश्यू लेवल की या फिर सेल लेवल की, तो उसमें क्या आता है, रेस्पिरेशन। एंड सेकंड किसको कंट्रोल करता है, डाइजेशन। जो हम खाना खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है और हमें एनर्जी मिलती है उसके मेटाबॉलिज्म से, तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। और कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ओब्लंगेटा। एंड देन हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट में क्या होता है, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड देन रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। इसकी मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, मेडुला ओब्लंगेटा। तो ये हमारे थे फोर ब्रेन, हमारे थे ब्रेन की पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में था स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जस्ट क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है, हमारी हेड का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, बैकबोन। अब देखो क्या होता है, सेम बैकबोन को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बैकबोन क्या है या फिर स्पाइनल कोड क्या है और वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो ये दोनों चीज़ सेम नहीं होती। बोल देते हैं कॉमन हम कि हाँ बैकबोन और फिर स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम, पर बिल्कुल भी सेम नहीं होते। जैसे देखो एग्जांपल देती हूँ, सब पेन यूज़ करते हैं, अपना पेन लिखने के लिए यूज़ करते हैं। पेन जिससे लिखते हैं जो टिप होती है और उसके बाहर की क्या होती है, बॉडी जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सेम ऐसे ही होता है, हमारे स्पाइनल कोड है जो वो पेन जिससे हम लिखते हैं, जिससे टिप से हम लिखते हैं, रिफिल से,
और जो उसकी बॉडी होती है वो बॉडी क्या है, वर्टिब्रल कोलम। तो स्पाइनल कॉर्ड मेन होती है और जो उसको प्रोटेक्ट करती है, जो उसको पकड़ के रखती है, प्रोटेक्ट करती है किसी इंजरी से या किसी मैकेनिकल शॉक से, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम। देखो समझाती हूँ डायग्राम बना के। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारी है बैकबोन, ठीक है, हमारा ये क्या है, बैकबोन। और बैकबोन को पीछे से कौन कंट्रोल करता है, ये मान लो जो ब्लैक दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये क्या है, वर्टिब्रल कोलम। तो जो मेन चीज है वो होती है स्पाइनल कॉर्ड, और जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो उसको बाहर की बॉडी की कवरिंग प्रोवाइड करता है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कोलम। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है और वर्टिब्रल कोलम क्या है। जैसे कि देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये पेन है, पेन की क्या होती है, रिफिल है, ये बाहर की रिफिल है जिससे हम टिप से लिखते हैं, और ये बाहर की क्या है, कवरिंग है, उसकी बॉडी है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जो ये रिफिल है, रिफिल क्या है, रिफिल है स्पाइनल कॉर्ड, और जो ये बाहर की बॉडी है ये क्या है, वर्टिब्रल कोलम। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या कंट्रोल करता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो वो कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। सेम स्पाइनल कॉर्ड की भी बाहर की जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने दो क्या चीजें कवर करी है, फर्स्ट वन हमने कवर किया है ब्रेन, एंड सेकेंड वन हमने कवर किया है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था हमारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जस्ट क्या आती हैं, उनकी नर्व्स। जैसे कि देखो, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन से क्या अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से जो नर्व अराइज होंगी, जैसे कि मान लो ये ब्रेन से नर्व अराइज हो रही है, ठीक है, इन नर्व्स को क्या बोला गया है, क्रेनियल नर्व्स। देखो ये लिख रखा है क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होती हैं, ये जैसे नर्व अराइज हो रही है, इन नर्व्स को क्या बोला गया है, स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो जो ब्रेन से नर्व अराइज होती हैं उनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होती है उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो होते हैं 12 पेयर में, और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो होते हैं 31 पेयर में। ठीक है, तो जस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इतना ही बताना है। ये आप नंबरिंग याद रखोगे कि 12 पेयर क्या होती है और 31 पेयर्स क्या होती है। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि ये डायग्राम भी मैंने दिखा रखा है, सेंटर उन्हीं का ही, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही। आप देखो ये क्या है, हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर क्या है, हमारी नर्व्स है। तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, 12। तो मैंने उसमें भी क्या बताया था, किस में होती है ये, पेयर में। तो 12 पेयर हमारी क्या है, क्रेनियल नर्व्स। अगर इधर स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं तो काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो ये कितनी नर्व्स हुई, 31 नर्व्स। और ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। हमारी स्पाइनल कॉर्ड हेड रीजन से स्टार्ट होती है। ये कौन सा रीजन होता है, हेड रीजन, जो कि हमारा क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, उससे स्टार्ट होता है। और ये कौन सी होती है, हमारी हिप बोन्स। तो यहाँ पे हमारी एंडिंग होती है। तो ये सारा कंप्लीट कितने नर्व्स को कंडक्ट करता है, 31 पेयर। तो ये 31 है और कितनी, 31 पेयर में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को याद करने का बेस्ट वो तरीका बताती हूँ। कोई डर लगता है किसी को, ठीक है, कोई डरा देते हैं ना एकदम करके, भूं करके डरा देते हैं। तो हमें एकदम कोई डरा रहा है और कोई इंसान डर रहा है, तो वो क्या होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं, जो हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। और ये को क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस, कि हमें नहीं पता कि हाँ वो एक्शन होने वाला है और एकदम अगर वो काम हो जाए, तो वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। हम कितना भी कंट्रोल कर लें उनको, कंट्रोल करने की, उन एक्शंस को कंट्रोल करने की, पर वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते हैं।
तो उनको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो इनवॉलेंट्री एक्शन पे जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमेशा हार्ट बीट करती रहेगी, यूं तो है नहीं बंद हो जाएगी, बंद होते ही क्या हो गया, फेल हो गया हार्ट। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट वन कंप्लीट करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जब भी मान लो किसी को डर लग रहा है कोई एक्टिविटी करने में, कोई चीज ऐसी देख लेते तो हम क्या करते हैं, एकदम यूं आई जो हमारी बोल्स होते हैं, आई बोल उनको क्या करेंगे, ब्रोड करके देखेंगे, ओ डर लग रहा है, ओ तो यूं क्या होगा, आई बोल्स बड़ी होगी। तो हमारी क्या है, देखो प्यूपल का जो साइज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जो हमारी स्लाइवा होती है वो इनहिबिट हो जाती है। क्या होता है, डर लगता है तो क्या होता है, गला सूखने लगता है, गला सूखने लगता है ना, इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्लाइवा सिक्रीशन था वो इनहिबिट हो चुकी है। सेम हम जो ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं। तो वो भी सेम क्या है, जो हमारा एयरवे था वो क्या हो गया, डायलेट हो गया। सेकेंड, जो हमारी हार्ट बीट थी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। हमें डर लगता है तो क्या होती है, हमारा जो हार्ट होता है वो जोर जोर से पंप करने लग जाता है, तो हमारी जो हार्ट बीट थी वो भी इंक्रीज होगी। सेकेंड, जो स्टमक का था इनहिबिशन हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस, हमें भूख लगनी कम हो जाती है ना, हमें डर लग हम आप बस ये सोच के रखो कि जब डर लगता है तो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती है हमारी बॉडी में, या कुछ घबराहट फील होती है तो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, और वो चीज क्या किसके अंदर आती है, सारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जैसे कि हम रीड कर देते हैं, दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हाई मतलब हमारी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, ठीक है, हाइटन द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गन एज पर नीड, जिस अकॉर्डिंग नीड होती है उस अकॉर्डिंग ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म हो जाती है। जैसे कि ड्यूरिंग रनिंग करते टाइम क्या क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। हम रनिंग कर रहे हैं तो जोर जोर से सांस लेते हैं, हमें थकावट होती है, जोर जोर से सांस लेते हैं, इसका मतलब क्या, जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो इंक्रीज हो चुकी है हमारी बॉडी के अंदर, डिमांड फॉर ऑक्सीजन। दिस इज द ये क्या करती है फिर, इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट। अब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या करेगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा तो हार्ट रेट भी वो ऑटोमेटिक क्या होगा, हार्ट बीट करना, जोर जोर से हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये सारा रोल किसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। एक चीज है मेन चीज, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है या कौन सीक्रेट करता है उस हार्मोन को, उस हार्मोन्स को, यानी बोलने का मतलब क्या है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उस परफॉर्मेंस के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए एडर्नल ग्लैंड रिस्पॉन्स करता है। इसको और क्या बोलते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, या फिर फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। तो ये सब किस लिए होता है, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और इन एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म करवाओ, और उनको क्या बोला जाता है, तो एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, अब मैं खड़ी हूँ या आप लोग हो, आपके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है इन नॉर्मल कंडीशन, कि हमारा कोई प्यूपिल का साइज भी बड़ा नहीं हो रहा है, या हम जोर जोर से सांस भी नहीं ले रहे हैं, या हमारा जो हार्ट है वो भी आराम से बीट कर रहा है, स्लो बीट कर रहा है, या हमारी जो स्लाइवेशन है वो भी नॉर्मल हो रही है, यूँ तो है नहीं इनहिबिट हो रही है या ज़्यादा आ रही है, जोर जोर से स्लाइवेशन हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उनको बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, क्या बोला जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर ये चीज़ें स्पीड अप कर देती है, ये चीज़ें स्पीड अप कर देती है, या फिर स्लाइवा का जो इनहिबिशन हो जाता है, स्लाइवेशन इनहिबिट हो जाता है, ये किसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो अपने माइंड में ये चीज़ लेके चलना, अगर हमें कोई डर लग रहा है और जो डर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर।
और अगर हमें कुछ नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल कंडीशन में कुछ काम हो रहा है तो वो किसके अंडर आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारा जो नर्वस का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं हॉर्मोनल्स की तरफ। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हार्मोनल कंट्रोल के अंडर हार्मोनल कंट्रोल में हमें कौन कौन से हार्मोन्स पढ़ने हैं, आप एक बार ये चीज चेक करो। फर्स्ट वन हमें पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड। थायराइड के अंडर जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है, पैराथायराइड, देन एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, देन ओवरीज एंड देन टेस्टिस। तो ये सारा क्या है। अब ये जो हमने पहले पढ़ा वो था नर्वस सिस्टम, और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, देखो दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम। जो हॉर्मोन्स आते हैं वो आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो हॉर्मोन्स आते हैं वो आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। क्यों, क्योंकि हार्मोन जिस जगह पे सिक्रीट हो रहे हैं वो सिक्रीशन डायरेक्टली क्या जाती है, ब्लड में जाती है। यानी कोई भी डक्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो सिक्रीशन, मान लो ये कोई ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशन डायरेक्ट कहाँ गई, ब्लड के अंदर, और फिर जहाँ वो टारगेट ऑर्गन था वो उसके पास चली जाएगी ब्लड से होते हुए, तो कोई डक्ट यूज नहीं हुई। इन द अदर साइड अगर बात करते हैं, अदर साइड अगर बात कर रहे हैं तो जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, या हमारी स्लाइवेशन का स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है, तो ये सब किसके थ्रू जाते हैं, ये एक पाइप के थ्रू जाते हैं, डक्ट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ब्लड स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं या डक्ट लेस ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो किसके अंडर आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो देखो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड। तो कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड, जो कि अपना सीक्रेशन डायरेक्टली कहाँ करती हैं, ब्लड के अंदर। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड that pour their secretion directly in the circulatory system। सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ क्या मतलब है, ब्लड, क्या मतलब है यहाँ पे, ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन, और वो जो ब्लड के अंदर पोर हुआ है वो कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन की तरफ, एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये क्लियर है। तो बात क्या बोली गई है कि सबसे पहले क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, वो अपना कहाँ सिक्रीशन कर देंगी, ब्लड के अंदर, और फिर वो ब्लड से होते हुए कहाँ जाएगा, टारगेट ऑर्गन की तरफ, टारगेट ऑर्गन की तरफ। ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम में हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉर्मोन्स की। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हम हॉर्मोन्स करते हैं क्लियर, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो क्या होती हैं। तो फर्स्ट वन इज द हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या है, अ हार्मोन इज अ केमिकल दैट इज मेड बाय अ स्पेशलाइज्ड सेल। यानी हर हॉर्मोन्स का अलग अलग अपना अपना केमिकल है। जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं वो कुछ सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं वो अपना सिक्रीशन करता है। तो ये क्या है, अ हार्मोन इज अ केमिकल that is made by specialized cell usually within an endocrine gland। और इनको क्या बोला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीमिंग में, और कहाँ जाते हैं, अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ, और जो अपनी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की एक्टिविटीज क्या है, ग्रोथ करवाना। ठीक है, इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को कम करवाता है, लेवल को कम करवाता है। तो हर अपने जो भी केमिकल्स हैं, हर हॉर्मोन्स हैं, उनकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं अपने अकॉर्डिंग कि उस हार्मोन की क्या एक्टिविटीज है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉर्मोन्स की। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हॉर्मोन्स की, कि हम कब बोलते हैं कि हाँ ये हार्मोन है। तो सबसे पहले क्या है, हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। किससे सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। कंफ्यूज मत होना, एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। एक्सोक्राइन है जो कि डक्ट में फ्लो होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीमिंग में फ्लो होते हैं। सेकंड, जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं,
केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सेकंड, जो सिग्नल होते हैं वो कैसे सर्कुलेट करता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, वो कहाँ पे जाता है, हमेशा टारगेट ऑर्गन की तरफ। और क्या होता है, अनलाइक एंजाइम्स डू नॉट कैटालाइज एनी रिएक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो प्लीज मेंशन कर लेना, क्या है, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स, एक होते हैं वाटर इनसोल्यूबल हॉर्मोन्स। तो जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं, क्या है, वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अमाइड। और जो वाटर इनसोल्यूबल हॉर्मोन्स होते हैं, ये पॉइंट मेंशन नहीं है स्लाइड में, तो प्लीज वाटर इनसोल्यूबल जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टीरॉइड्स। वाटर इनसोल्यूबल का मतलब क्या है, फैट सोल्यूबल, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट हम एक एक हार्मोन कवर करते हैं। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, देन पीनियल। ये जो तीन हॉर्मोन्स हैं, ये तीन हॉर्मोन्स हमारे कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में, ठीक है। ये तीन हॉर्मोन्स हमें कहाँ, हमारे कहाँ मिलते हैं, ब्रेन रीजन में। तो फर्स्ट वन है हाइपोथैलेमस। जैसे देखो हम स्कूल में पढ़ते हैं, ऑब्वियसली बात है, आप 10th क्लास में तो स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में क्या होता है, एक हमारा कोऑर्डिनेटर होता है, जो क्या होता है, हेड होता है। देन क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एंड देन क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटर होता है वो किसको इंस्ट्रक्शन को देता है कि हाँ आपको आज स्कूल में ये करवाना है, वो किसको देता है, प्रिंसिपल को। एंड प्रिंसिपल फिर किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो देते हैं टीचर्स को। तो हेड पोजीशन किसकी है, अगर स्कूल में एक हेड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो वो एक हेड पोजीशन किसकी आती है, कोऑर्डिनेटर की। तो अगर ये सेम हम ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जो हेड पोजीशन है ना, हेड पोजीशन किसकी आती है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करता है, वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर किसको रेगुलेट कर रहा था, कोऑर्डिनेटर रेगुलेट कर रहा था प्रिंसिपल को। सेम हाइपोथैलेमस एज अ कोऑर्डिनेटर लेते हैं और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एज अ प्रिंसिपल लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस किसको रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर किसको रेगुलेट करेगा, सारे ग्लैंड्स को। तो हाइपोथैलेमस को और क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, और ये उसको भी सिग्नल दे रहा है, तो उसको क्या बोला गया, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सेकंड, ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिशन का और रिलीजिंग का एक्शन देता है। यानी अगर मान लो कोई काम करवाना है तो क्या बोलेगा, रिलीजिंग का एक्शन देगा, अगर कोई काम रुकवाना है तो क्या करेगा, इनहिबिटरी का एक्शन देगा। तो किसको देता है, और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो देखो लिख भी रखा है, इट सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हॉर्मोन्स दैट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सिग्नल फॉलो करती है। अगर हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया है कि रिलीजिंग का सिग्नल है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी। अगर इनहिबिटरी का सिग्नल है तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिट करेगी, ठीक है। सेकंड बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, एक बार इससे पहले पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं, फिर बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करती है, हमारी थर्ड आई है। हम पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, हम जब सो रहे हैं, कोई इंसान कोई सो रहा है, सोते टाइम क्या करता है, वो देख नहीं सकता, और वो देखेगा नहीं तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। तो इसलिए पीनियल ग्लैंड क्या है, थर्ड आई है। क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करती है, और बायोलॉजिकल साइकिल का मतलब यहाँ क्या है, स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई, और इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, और बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या है, हमारी स्लीपिंग साइकिल को रेगुलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड। और ये क्या करती है, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि मैंने बोला कि हमारी प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल जो स्कूल में प्रिंसिपल होती है वो क्या करती है, दूसरे जो टीचर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करती है या उनको इंस्ट्रक्शन देती है। तो सेम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा ब्रॉड वे में समझेंगे। जैसे देखो ये है, ये वाला रीजन दिख रहा है, ये वाला रीजन आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अब दो लोब होते हैं, फर्स्ट वन इज द पोस्टीरियर लोब एंड सेकंड वन इज द एंटीरियर लोब। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि पहले बोला
कि सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल करती है, ठीक है। तो अब ये रेगुलेशन के लिए क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो फर्स्ट वन इज द, जो इंस्ट्रक्शन का काम होता है वो देता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ध्यान रखना, पिट्यूटरी के भी अब दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, सिग्नल्स देता है, ठीक है, सिग्नल्स देता है। किस किस को सिग्नल देगा, जैसे कि प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको कंट्रोल करता है, जिसको क्या बोला गया है, प्रोलैक्टिन। सेकेंड वन इज द एफएसएच। एफएसएच को क्या बोला जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। एलएच को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टीएसएच को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, थायराइड, जो बोलते हैं ना कि थायराइड हो रखा है, ठीक है, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, तो उसको भी कौन कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड देन ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाता है, आपके सिलेबस में ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। कुछ टाइम क्या होता है, कुछ बच्चों की हाइट स्टार्टिंग से ही बड़ी होती है, हाइट जो एवरेज हाइट होती है उससे ज़्यादा होती है, और कुछ हाइट बच्चों की हाइट क्या होती है, जो नॉर्मल एज है उस एज के अकॉर्डिंग हाइट कम होती है। तो वो किस वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। देखो, अगर किसी इंसान की हाइट कम रह जाती है, किसी बच्चे की हाइट कम रह जाती है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन कौन सा डिजीज कॉज करता है, ड्वार्फिज्म। तो ये दो नाम याद रखना, फर्स्ट वन इज द ड्वार्फिज्म, जब किसी इंसान की हाइट नॉर्मल हाइट के कंपेयर में कम होती है, देन ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से होती है, ग्रोथ हार्मोन कॉज ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। देन सेकंड होता है अगर ओवर सीक्रेट हो जाता है, अगर ग्रोथ हार्मोन ओवर सीक्रेशन कर रहा है, इरेगुलरिटी में जितना करना था उससे ज्यादा कर रहा है, तो कौन सा हार्मोन, तो कौन सा डिजीज होता है, क्या कोज करता है वो, गिगेंटिज्म। क्या करता है, गिगेंटिज्म, ठीक है। तो ये दो वर्ड याद रखना, ड्वार्फिज्म क्या है एंड गिगेंटिज्म क्या है। ड्वार्फिज्म क्या है, अगर उसका कम सिक्रीशन हो रहा है, कम सिक्रीशन को क्या बोलेंगे, अंडर सिक्रीशन, और जब ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओवर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये जिस किसके अंडर आ रहा था, ग्रोथ हार्मोन के अंदर, और ये किसके अंदर आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ये हम बात कर रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी की, और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये बैक वाला जो मैंने अभी रेड किया है, रेडिश पे में दिखा रही हूँ, ये कौन सा लोब है, ये पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन सिक्रीट करता है, फर्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज द एडीएच। एडीएच इसको वेसोप्रीन भी बोला जाता है, नाम मेंशन नहीं है स्लाइड में। एडीएच को वेसोप्रीन भी बोला जाता है और ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। एडीएच क्या करता है, एडीएच जस्ट रीएब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। किसको, अगर जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है और आप पानी भी नहीं पी रहे हो, तो क्या करेगा, एडीएच हार्मोन अपना रेगुलेशन सिक्रीट करेगा, और वो क्या करेगा, जब किडनी में जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, किडनी में जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, वो उस टाइम पे पानी को रीअब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो पानी की कमी को दूर कौन करता है, और अगर पानी भी नहीं पी रहे हैं तो एडीएच, ठीक है। सेकेंड आता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है, बर्थ कैनाल में वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, एंड सेकेंड क्या करता है, जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें उस टाइम रिलीज होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जस्ट कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम जब फर्स्ट टाइम मिल्क की इजेक्शन होती है उस टाइम ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। एंड सेकेंड वन इज द एडीएच। एडीएच क्या करता है, जब पानी की कमी हो जाती है तो किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। ये थे पिट्यूटरी के दो लोब, एंटीरियर लोब एंड देन पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड की। ये ग्लैंड आपके सिलेबस में तीन ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज द एडर्नल ग्लैंड, सेकंड वन इज द पेनक्रियाज, एंड देन आता है एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड इंसुलिन वगैरह जो इसके अंडर आते हैं, ये सारे क्या हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड थायराइड ग्लैंड। तो एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड की। एडर्नल ग्लैंड देखो किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर वाली साइड आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहे हैं,
यानी 2 किडनी है हमारी बॉडी के अंदर, इसका मतलब 2 कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिनको क्या बोला जाता है, एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड के अंडर फिर देखो, अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं, इस वे में कट करते हैं, तो देखो एक होता है बाहर वाला पोर्शन जो आपको ये दिख रहा है व्हाइट से, ये क्या है, बाहर वाला पोर्शन, जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला होता है मेडुला। तो यानी एडर्नल ग्लैंड फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट वन इज द एडर्नल मेडुला एंड सेकेंड वन इज द एडर्नल कॉर्टेक्स। तो देखो एडर्नल मेडुला कौन सा होता है, अंदर वाला पार्ट, इनर रीजन, और एडर्नल कॉर्टेक्स कौन सा होता है, बाहर वाला रीजन। तो एडर्नल जस्ट क्या है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे मिलता है, टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी 2 किडनी है, इसका मतलब 2 एडर्नल ग्लैंड है। देन बात करते हैं एडर्नल मेडुला की। एडर्नल मेडुला जस्ट क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, या फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन है। जैसे मान लो कोई काम है, वो काम मेरे को नहीं आ रहा, कोई काम है, मान लो पढ़ाना ही है, या फिर पढ़ रहे हैं हम, कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अगर वो चैप्टर मैं याद कर लेती हूँ, मैं उसको रीड करके रिवाइज करके मैं याद कर लेती हूँ, इसका मतलब क्या है, मैंने उसके साथ फाइट की है। ठीक है, अगर मैं बोल देती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं उसको रिड ऑफ कर देती हूँ और मैं चली जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैंने फ्लाइट कर ली उस चीज़ से। अगर किसी चीज़ को से हम फाइट करके उसको ओवरकम कर लेते हैं, तो वो आता है फाइट के अंदर। अगर किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है या हमसे नहीं हो रहा है, हम उसको छोड़ के हम चले जाते हैं, इसका मतलब हमने उस चीज़ से दूरी कर ली, यानी रिड ऑफ कर दिया, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फाइट। तो ये 2 वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट वन इज द फाइट, सेकेंड वन इज द फ्लाइट। ठीक है, कोई काम कर लेते हैं तो फाइट, अगर कोई काम छोड़ देते हैं तो फ्लाइट। तो ये कौन सा है, इट सीक्रेट फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, और इसी को क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। अगर हम किसी प्रेशर में है, मान लो हम किसी बात का प्रेशर ले रहे हैं, हम प्रेशर में है और हमसे वो काम नहीं हो रहा, तो हमारा क्या करेगा, एडर्नल ग्लैंड सीक्रेट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और सेम अगर कोई काम है, हमें डर लग रहा है करने से, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, एडर्नल ग्लैंड वाला सीक्रेट होगा। तो ये सारे जब प्रेशर आता है, किसी चीज़ का प्रेशर आता है या कोई काम हमसे नहीं हो रहा, तो उस चीज़ में एडर्नल ग्लैंड अपना हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको बोला जाता है एड्रेनलिन। क्या बोला जाता है, एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन को और क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, एक बार रीड कर देती हूँ फटाफट। देखो, इट इंक्रीज हार्ट बीट, हमें डर लगता है तो हमारी हार्ट बीट, जो हार्ट होता है हमारा, जल्दी जल्दी पंप करने लग जाता है। इट इंक्रीज हार्ट बीट, और हमारा जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, जो हो जाता है। सेकेंड वन इज द जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है मसल्स में, और डिक्रीज टू द स्किन। नेक्स्ट है जो ग्लूकोज लेवल है, हमें ग्लूकोज लेवल भी हमारा बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ किसके अंडर आती है हमारी, जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। और ये किसके अंडर आता है, कौन सीक्रेट करता है, एडर्नल मेडुला। देन बात करते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला रीजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एडर्नल कॉर्टेक्स। एडर्नल कॉर्टेक्स फिर 3 हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेकेंड वन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड थर्ड वन इज द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एडर्नल कॉर्टेक्स 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। फर्स्ट वन आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंडर क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है या फिर रेगुलेट करता है मिनरल मेटाबॉलिज्म को। सब मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं कर रहा है, नाम ही क्या है इसका, मिनरल। तो किसको रेगुलेट करेगा, मिनरल को। ठीक है, तो रेगुलेट मिनरल मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव। सेकेंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म। जैसे हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो कौन मेंटेन करता है, एडर्नल कॉर्टेक्स। सेम अगर हम दालें खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन को कौन मेटाबोलाइज करेगा, सेम एडर्नल कॉर्टेक्स। कौन सीक्रेट करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन आता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको इनहेंस करते हैं, तो ये भी कौन सीक्रेट करता है, एडर्नल कॉर्टेक्स। तो ये नाम याद रखना और इनके फंक्शंस। देन हम मूव करते हैं थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड हमारा जो नेक रीजन होता है, ये वाला पोर्शन देखो दिख रहा होगा, ये पोर्शन अगर हम हाथ भी लगाते हैं यहाँ पे, आप अपने यहाँ टच करके देखो नेक रीजन में, तो आपको फील होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एडम एप्पल बोलते हैं। इसके सराउंडिंग में क्या होती है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जो कि कहाँ होती है, सिचुएटेड इन द नेक रीजन बिलो द लैरिंग्स। हमारा जो लैरिंग्स होता है उसके जस्ट नीचे मिलता है। देखो एक डायग्राम विजिबल नहीं है, मैं फिर भी बता देती हूँ। देखो ये नेक रीजन है, और यहाँ पे ये क्या है, ये वाला क्या है, ये एरिया है लैरिंग्स का, ठीक है। लैरिंग्स की जो ये वाला एरिया है, ये आपको दिख रहा है, जो अभी मैंने ब्लैक कलर से भी देखो कर रही हूँ, इसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये नेक रीजन के जस्ट बिलो होता है, तो ये क्या होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। और थायराइड ग्लैंड 3 हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है। फर्स्ट वन इज द थायरोक्सिन, सेकेंड वन इज द ट्राइडोथायरोनिन। नाम कंफ्यूजिंग है पर याद रखना। फर्स्ट वन इज द थायरोक्सिन, थायरोक्सिन को बोलते हैं T4, ठीक है, T4 एंड T3। T3 को क्या बोलते हैं, देखो ट्रायोडोथायरोनिन, ठीक है, ट्रायोडोथायरोनिन को बोलते हैं T3, और थायरोनिन को बोलते हैं T4। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये कंट्रोल करता है बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, कंट्रोल योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, या फिर हम बोलते हैं BMR, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये आपकी बुक में भी मेंशन है एनसीईआरटी में, सेम वर्ड से BMR। बी का मतलब है बेसल, एम से मेटाबॉलिज्म, आर से रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड इज द हार्मोन दैट कंट्रोल योर बॉडी मेटाबॉलिज्म, द प्रोसेस इन विच योर बॉडी ट्रांसफॉर्म द फूड यू ईट इनटू एनर्जी। यानी देखो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हमें ब्रेक डाउन करके क्या मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। सेम ऐसे अगर फैट खा रहे हैं, फैट को ब्रेक डाउन करके वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, एंड देन हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। जैसे एग्जांपल देती हूँ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट का। मान लो मैं अपना एक टाइम पे 3 रोटी खाती हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, 3 रोटी खा रही हूँ, और अगर मान लो उस दिन मेरे को सिर्फ 1 रोटी दी गई, मेरे को खाने के लिए 1 रोटी दी गई, तो मेरा पेट भरेगा, नहीं भरेगा। मैं अपना जो मेरी भूख है उसको फुलफिल करने के लिए मुझे 3 रोटी ही खानी पड़ेंगी, तो 1 रोटी में मेरा पेट नहीं भरा। तो सेम क्या है, मेरा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर मैं एक टाइम पे 3 रोटी खा रही हूँ, तो मैं अगर 3 रोटी खाऊंगी तो ही मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी। और ये कौन स्टिमुलेट करता है, ये करता है हार्मोन T4 एंड T3। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोला जाता है कैल्सीटोनिन। क्या बोला जाता है, कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, हमारी जो बॉडी में कैल्शियम लेवल है उसको रेगुलेट करता है। देखो नाम से ही है कैल्सीटोनिन, और कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम हमारी बॉडी में जो रेगुलेट कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, कैल्सीटोनिन। देखो कैल्शियम की रेगुलेशन ना 2 चीज कंट्रोल करती है। फर्स्ट वन इज द थायराइड ग्लैंड एंड सेकेंड वन इज द पैराथायराइड ग्लैंड। देखो आपको ये दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एम्बेडेड होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, इनको क्या बोला गया है, पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड ग्लैंड, देखो ये लिख रखा है पैराथायराइड ग्लैंड, ये क्या करते हैं, कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। एक सेकेंड, देखो ये रहा पैराथायराइड ग्लैंड, और कैल्सीटोनिन क्या करते हैं, कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। मैं एक बार रीड करती हूँ, समझ आएगा। कैल्सीटोनिन इज अ हार्मोन दैट फंक्शन टू डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी बाय किसके अगेंस्ट, काउंटर एक्टिंग, जो काउंटर इफेक्ट कर रहा है उसको, काउंटर एक्शन अगेंस्ट पैराथायराइड हार्मोन विच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। अगर बात करें कैल्सीटोनिन की, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, और पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रखा है, मान लो इंक्रीज हो रखा है, उसको डिक्रीज करना है, तो कैल्सीटोनिन आ जाएगा कि डिक्रीज होगा। अगर मेरी बॉडी में कैल्शियम लेवल बहुत कम हो रखा है,
तो उस कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन आ जाएगा और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को और पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। ये चीज समझ आई है? देन मूव करते हैं, थायराइड ग्लैंड की कुछ कंडीशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है थायराइड, अगर नॉर्मल कंडीशन में है, अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो देखो नॉर्मल कंडीशन है और अगर वो इनहेंस हो जाता है, वो फूल जाता है, तो क्या कॉज कर देता है? ग्वाइटर। क्या कॉज कर देता है? सॉरी, क्या कॉज कर देता है? ग्वाइटर। और ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। तो किसकी वजह से होता है ग्वाइटर? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है, जस्ट हमारा जो नेक रीजन है वो स्वेलअप हो जाता है, हमारी जो नेक है वो स्वेलअप हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। दो कंडीशन और बनती है थायराइड ग्लैंड की। फर्स्ट वन इज द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड वन इज द हाइपरथायरॉयडिज्म। फर्स्ट वन कौन सी है? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सेकंड क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इंसान को गर्मी लगती है, कोल्ड इंटॉलरेंस, कि उसको पसीना आता रहेगा, नहीं सॉरी सर्दी लगती है, ठंड लगती है उस कंडीशन में। और हाइपर के केस में क्या होती है? हीट की गर्मी लगती है उसको। जो मेन डिफरेंस हम कोज करते हैं, वेट गेन होता है एंड इसमें क्या होता है? वेट लॉस होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? वेट गेन होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होता है, मोटे होने लगते हैं। और ये वाली कंडीशन मेनली किस में देखी जाती है? फीमेल में। फीमेल में क्या होता है? प्यूबर्टी के बाद बहुत सारे, अगर मेल और फीमेल का कंपेयर कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन फीमेल में ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि वो वेट गेन ज़्यादा करती है प्यूबर्टी के बाद। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में जस्ट क्या होता है? वेट लॉस होता है। ठीक है, वेट लॉस होता है उसका। और ये जस्ट कंडीशन दी गई है कि रैपिड हार्ट बीट हो जाती है। हाइपो में क्या होता है? स्लो हार्ट बीट रहती है। एंड हाइपर में गर्मी ज़्यादा लगती है, इसमें क्या होता है? ठंड ज़्यादा लगती है। तो ये जस्ट क्या है? कंडीशन दी गई है किसके रिगार्डिंग? थायराइड ग्लैंड की। अगर थायराइड ग्लैंड कम में रिलीज हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड उसके ऑपोजिट हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये इंपॉर्टेंट था कि ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? कम आयोडीन कंज्यूम करने से, आयोडीन की कमी से। और आयोडीन किस में मिलता है? आयोडीन किस में होता है? आयोडीन नमक में। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना एक प्रॉपर अमाउंट में हम नमक को कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट वन है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज ऑर्गन हमारा दोनों तरीके से फॉलो करता है, एज एन एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। मैंने पहले ही बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होते हैं, मैं फिर लिख देती हूँ। जो पेनक्रियाज है वो एक्ट एज अ बोथ, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन कौन से होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं और वो क्या सिक्रीशन, वो किसके अंदर सिक्रीट करते हैं? वो होते हैं डक्टलेस। क्या होते हैं? डक्टलेस। और किसके अंदर सिक्रीट करते हैं? अपना ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन। और एक्सो सिक्रीशन में क्या है? डक्ट में फ्लो करते हैं ये। ठीक है, किसके अंदर फ्लो करते हैं? डक्ट के अंदर। तो अगर पेनक्रियाज को एज अ एक्सोक्राइन ले रहे हैं, पेनक्रियाज को एज अ एक्सोक्राइन ले रहे हैं तो पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन्स की। जैसे कि देखो, जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें क्या है? ये वाला रीजन क्या है? पेनक्रियाज। ये क्या है? पेनक्रियाज। और ये वाला रीजन क्या है? जस्ट हमारा स्टमक। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है? इंटेस्टाइन। ये क्या स्टार्ट हो जाता है? इंटेस्टाइन। तो पेनक्रियाज क्या करेगा? पेनक्रियाज अपना जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कहाँ सिक्रीट कर देगा? ड्यूडिनम में। स्टमक का जो एंड पार्ट होता है उसको क्या बोला गया है? ड्यूडिनम। वो अपना सिक्रीशन कहाँ कर देगा? ड्यूडिनम में। तो डक्ट में फ्लो हो रहा है अब इसका जूस, तो इस रीजन से इसको क्या बोला गया है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और अगर हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो पेनक्रियाज अपना जो पेनक्रियाटिक हार्मोन है वो कहाँ सिक्रीट करता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो एक बार रीड कर देती हूँ। द पेनक्रियाज हैज
two main function as an exocrine function that help in digestion मतलब metabolism में digestion, and an endocrine gland that regulate blood sugar level. क्या regulate करता है? blood sugar level. Function as an endocrine gland. The pancreas secrete the hormone insulin and glucagon. कौन से दो हार्मोन सिक्रीट करता है पैनक्रियाज? फर्स्ट वन इज द इंसुलिन, याद रखना ये, फर्स्ट वन इज द इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकागोन. ठीक है, तो फर्स्ट वन की बात करते हैं. फर्स्ट वन कौन सा है? इंसुलिन. फर्स्ट वन है इंसुलिन एंड सेकेंड वन इज द ग्लूकागोन. देखो सिंपल सी बात बताती हूं. देखो क्या होता है, मान लो किसी को डायबिटीज है, अपने घर में मोस्टली आजकल कॉमन हो रखा है डायबिटीज. तो मान लो किसी को डायबिटीज है और एक्सेस लेवल में डायबिटीज पहुंच चुकी है, बहुत एक्सेस वाले लेवल में, मान लो 130, 150, 180, 190 तक पहुंच चुकी है. तो क्या करेंगे? फटाफट हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं? जस्ट कुछ नहीं करते, इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं. कुछ नहीं करते. तो क्या होता है, उस पेशेंट के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल था उसको क्या कर देते हैं? डिक्रीज करते हैं. तो इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन क्या करता है? जस्ट जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है. ठीक है, और ग्लूकागोन क्या करता है? उससे ऑपोजिट काम करता है. ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. और इंक्रीज कैसे करेगा? इंक्रीज कैसे करेगा? जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज के अंदर. ग्लाइकोजन क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? जस्ट ग्लूकोज में. और ग्लूकोज क्या है? जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब क्या है? ये ग्लूकोज है. ठीक है, तो शुगर लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो फर्स्ट वन इज द इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है? जस्ट हमारा जो शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल, उसको डिक्रीज करता है. और ग्लूकागोन क्या करता है? हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज करता है. एक बार रीड कर देती हूँ. देखो इंसुलिन क्या करता है? प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय ब्लड सेल, ग्लूकोज अपटेक बाय बॉडी सेल, स्टिमुलेट, जो कि क्या करते हैं? स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज. ठीक है, यानी बोलने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हमारा क्या है? ब्लड है. ब्लड की क्या है? वेसल्स है. ये हमारे क्या है? सेल्स है, बॉडी के सेल है. तो यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज है. ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज है और हमें क्या करनी है? ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को. तो क्या करेगा? ये ग्लूकोज इसमें दे देगा, सेल्स में. ग्लूकोज सारा इसमें चला जाएगा, यानी शुगर हमारी कहाँ चलेगी? सेल्स के अंदर चलेगी. तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ब्लड शुगर लेवल था वो डिक्रीज हो जाएगा. और इंसुलिन यही तो काम करता है. करता कैसे है? पर प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी सेल्स. एंड सेकेंड वन क्या है? ग्लाइकोजन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है बाय कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं टेस्टिस. टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन. एंड्रोजन क्या होते हैं? डेवलपमेंट, ग्रोथ करवाते हैं या फिर डेवलपमेंट करवाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की. और जिसमें क्या होता है? जैसे कि मैच्योरेशन होती है, ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन होती है, या फिर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स होते हैं. जो वॉइस होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है प्यूबर्टी के बाद. एंड देन जो हमारा एडम एप्पल होती है, ये चीज़ होती है, वो भी क्या हो जाता है? ग्रो करने लग जाता है. सेकेंड वन इज द जो बॉडी का वेट होता है या मस्कुलर वेट होता है या स्ट्रेंथ होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है. यानी हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको इन्हेंस करता है. ठीक है, ये देखो एक ग्राफ है, ये बता रखे कि काम कैसे करता है सारा. तो सबसे मैंने पहले क्या बताया था? हेड कौन है हमारा? कोऑर्डिनेटर कौन है? हाइपोथैलेमस. तो हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर दे रहा है? हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर दे रहा है? हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को. एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलेगा?
कि जो हॉर्मोन्स है यानी एंड्रोजन्स वगैरह, इनको मेल हॉर्मोन्स को सिक्रीट करवाओ, तो ये कहाँ जाएंगे, टेस्टिस के पास, और सिक्रीशन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो सिक्रीशन बहुत हो चुका, बंद करवाना है, तो क्या करेंगे, टेस्टिस ही क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा पिट्यूटरी को कि बहुत सिक्रीशन हो चुका है, अब इसको इनहिबिट करवाओ। तो अब इसको क्या करेगा, ये इनहिबिट का सिग्नल देगा, वो अब स्टॉप हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हेड कौन है, किसने स्टार्टिंग की, हाइपोथैलेमस में, देन पिट्यूटरी एंड देन टेस्टिस। ऐसे ही सारे चलते हैं कि पहले हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी एंड देन जो भी ऑर्गन पे सिक्रीशन करवाना है वो ऑर्गन। देन ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज में क्या होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरीज है, सेम ऐसे ही 2 ओवरीज हैं, तो दोनों ओवरीज क्या करेंगी, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेंगी। फर्स्ट हार्मोन क्या आता है, एस्ट्रोजन, एंड सेकेंड हार्मोन क्या आता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन। एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम, जो हमारी एंडोमेट्रियम वॉल होती है, जैसे कि देखो क्या होता है, ठीक है, ये वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम। अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है, और कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ओव्यूलेशन है, मान लो ये ओव्यूलेशन हो चुकी है, ये ओव्यूलेशन हो चुकी है, एग रिलीज हो चुका है। ओव्यूलेशन के बाद यानी एग रिलीज होने के बाद एक जो मटेरियल बच जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन। बेबी की जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने लाइफ प्रोसेस में, तो सॉरी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हमने इसका सारा पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम वॉल कैसे कैसे प्रिपेयर करती है खुद को, तो उसमें कौन हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो आपका जो नर्वस सिस्टम था वो कंप्लीट होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपका आज का क्या कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस या केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स आप लोगों का खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो थैंक यू।